हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ डीएनए एंड सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मींस डीएनए से डीएनए का ही बनना। जो आपके पास पेरेंट डीएनए प्रेजेंट होता है उसी की आइडेंटिकल कॉपी बनना रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है। वो यूज करता है पेरेंट डीएनए को एज ए टेम्पलेट और उससे अपनी एक न्यू स्ट्रैंड बना देता है डीएनए। तो इसमें किस प्रोसेस क्या होता है रेप्लिकेशन का? फर्स्टली एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। दैट मींस जो आपका प्रोसेस होता है रेप्लिकेशन का ये होता है सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? वन इज साइटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म के अंदर जो इसमें होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज कैरियोप्लाज्म। इस कैरियोप्लाज्म के अंदर आपका रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है। कैरियोप्लाज्म के अंदर जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मोनोफॉस्फेट मतलब जो आपका शुगर होता है उसके साथ में एक फॉस्फेट प्रेजेंट होती है, बट जो आपका एंजाइम होता है उसको ये ट्राई फॉस्फेट की फॉर्म में अपटेक करना होता है। तो इसके लिए इन्हें सबसे पहले एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेशन का मतलब क्या होता है कि इस मोनोफॉस्फेट को आपको ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में कन्वर्ट करना। जो आपके पास सेल के अंदर एनर्जी होती है वो एटीपी की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एटीपी ब्रेक डाउन करता है और एएमपी में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो 2 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फेट होते हैं ये कंबाइन करते हैं आपके मोनोफॉस्फेट के साथ में, एडिनोसिन डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के साथ में, प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो एटीपी होता है ये फॉस्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में जुड़ता है, देन ये इसके साथ जुड़ के ट्राइफॉस्फेट की फॉर्मेशन कर देते हैं। नोट डाउन। नेक्स्ट है आपका एक्सपोजर ऑफ डीएनए बेसिस। एक्सपोजर ऑफ डीएनए बेसिस का मींस क्या है? जब आपका डीएनए प्रेजेंट होता है वो होता है डबल हेलिक्स फॉर्म में, लाइक दिस। तो इस फॉर्म में तो डीएनए की कॉपी बन नहीं सकती, मतलब इन दोनों स्ट्रैंड्स को पहले क्या होगा? सेपरेट करना होगा। दैट मींस उनके बेसिस को थोड़ा एक्सपोजर करना होगा, तभी तो कॉम्प्लीमेंट्रिटी मिलेगी ना, कि जैसे इसको एक्सपोज किया, एक स्ट्रैंड ये बन गई, सेकंड स्ट्रैंड ये है, तो इससे जो यहाँ पर एडिनोसिन है तभी यहाँ पर इसकी कॉपी हो पाएगी, थायमिन आ पाएगा। एमआरएनए केस में क्या आएगा? यूरेसिल, बट इन केस ऑफ डीएनए एडेनिन के प्लेस पे क्या कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा? थायमिन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आप एक्सपोजर ऑफ डीएनए बेसिस। एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है जिसके अंदर आपके 3 एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट एंजाइम इज हेलिकेज। हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा? जो आपका ये फॉर्मेशन थी हेलिक्स की, डबल हेलिक्स के फॉर्म में था, इस हेलिक्स को ब्रेक डाउन करने का काम करता है हेलिकेज एंजाइम। ये डबल हेलिक्स से इसको क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा इनटू सिंगल स्ट्रैंड्स में, मतलब ओपन करेगा इस हेलिक्स को ऐसे। ये एक स्ट्रैंड, ये नेक्स्ट स्ट्रैंड ओपन हो गई, यहां से ओपन हो गया। ये किसने प्रोसेस किया ये काम? हेलिकेज एंजाइम ने। हेलिकेज हेलिकेज एंजाइम का ही दूसरा नाम क्या होता है? अनवाइंडेज। अनवाइंडेज मींस ये बाइंडिंग था ना, बाइंडिंग फॉर्म मतलब कंप्लीट हेलिक्स की फॉर्म में गुथा हुआ था, तो ये क्या था? अनवाइंडेज मतलब इसको सेपरेट करना। वो एंजाइम होगा, एंजाइम के पीछे हम लगाते हैं एज। एज से पता चलता है ये एंजाइम है। जो आपके वर्ड होता है वो उसका फंक्शन, जैसे अनवाइंड करने वाला एंजाइम अनवाइंडेज, हेलिक्स को रिमूव कर रही है हेलिकेज। तो ये हेलिकेज और अनवाइंडेज एक ही एंजाइम के दो नाम है। फिर क्या होगा कि अब ये स्ट्रैंड्स तो अगेन दोबारा से फिर अपने आप को जोड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर अगर इसका बेस है एडेनिन तो यहाँ थायमिन है, ग्वानिन है तो साइटोसिन है, मतलब वो दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे कुछ एसएसबी प्रोटीन्स। एसएसबी प्रोटीन्स क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। सिंगल स्ट्रैंड जो बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं ये प्रोटीन्स आपके साथ बाइंड इसमें स्ट्रैंड के ऊपर आके बाइंड कर जाते हैं, ताकि ये कॉम्प्लीट हाइड्रोजन बॉन्ड्स दोबारा से ना बना पाए। यहाँ पर आके ये क्या कर जाएंगे? बाइंड कर जाएंगे, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, ताकि ये दोबारा से स्ट्रैंड जो आपस में आके एक दूसरे के साथ में दोबारा से बाइंड ना हो पाए। फिर थर्ड एंजाइम आता है टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज जो आपका टोपोआइसोमेरेज एंजाइम होता है ये क्या करता है? अभी इसके अंदर जो स्टेन है, स्टेन मींस कि कंप्लीट कैसे स्ट्रेट नहीं है, अभी थोड़ा थोड़ा स्टेन इसके अंदर बाकी है। इस स्टेन को रिमूव करने का काम होता है टोपोआइसोमेरेज का। टोपोआइसोमेरेज से ये कंप्लीट ऐसे स्टेन बिल्कुल रिमूव हो जाती है इसके अंदर की स्ट्रैंड्स की।
तो ये एंजाइम को इन केस ऑफ यूकैरियोट तो आप टोकोआइसोमेरेज बोलोगे, प्रोकैरियोट्स के केस में आप टोकोआइसोमेरेज का अनदर नेम होता है दैट इज डायनेज। नोट डाउन दिस इनटू योर कॉपी। अब जब आपका जो स्ट्रैंड इस तरीके से ओपन हो चुकी है तो देखो ये एक फोक लाइक स्ट्रक्चर बन गया। अब मतलब यहाँ पर जो स्ट्रैंड की फॉर्मेशन होनी यहाँ स्टार्ट होगी, इस वाले स्ट्रैंड की कॉपी यहाँ पर बनने स्टार्ट हो गई, तो ये एक फोक लाइक स्ट्रक्चर बन गया ना। फोक मतलब कांटा, जो हम कांटा से खाना खाते हैं ना वो उसको बोलते हैं फोक, वो फोक लाइक स्ट्रक्चर बन गया। तो इसको आप क्या बोलोगे, रेप्लिकेशन फोक। अब आपका जो रेप्लिकेशन होता है वो स्टार्ट किसी ना किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से होगा, लाइक यहाँ से स्टार्ट हो जाए 5 प्राइम स्ट्रैंड से, ठीक है। तो वहां पे उस पॉइंट को आप क्या बोलते हैं, ओरी। ओरी मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर आप प्रोकैरियोट की बात करते हो, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स जो आपके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं ये मल्टीपल प्रेजेंट होते हैं, मल्टीपल प्रेजेंट होते हैं। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सिंगल प्रेजेंट होता है। मतलब जहाँ यूकैरियोट के केस में एक सिंगल साइट होती है, वहीं से आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। बट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है यहाँ से भी, साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे मल्टीपल पॉइंट से आपका रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। तो मल्टीपल साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। नोट डाउन पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए प्राइमर का मतलब क्या है कि एक हमारे सेल को आरएनए के प्रोसेस को, इसको रेप्लिकेशन के प्रोसेस को इनिशिएट करवाने के लिए एक छोटा सा आरएनए का प्राइमर बनाना पड़ता है। दैट मींस एक फ्रेगमेंट आरएनए का बनाना पड़ता है जो 2 to 8 बेस पेयर्स का होता है, बेस पेयर का होता है। इसमें जैसे ये बन गया आरएनए छोटा सा है तो फ्रेगमेंट बन गया G U A C C U, लाइक इस तरीके से छोटा सा फ्रेगमेंट की फॉर्मेशन करनी पड़ती है। उस फ्रेगमेंट को आप बोलते हो आरएनए प्राइमर। ये फ्रेगमेंट फॉर्मेशन कौन करता है, प्राइमर की फॉर्मेशन किस एंजाइम के द्वारा होती है, वो होती है प्राइमेज एंजाइम के द्वारा। प्राइमेज एंजाइम क्या करेगा, आरएनए प्राइमर की फॉर्मेशन करेगा। इस फ्रेगमेंट को बोला जाता है आरएनए प्राइमर। ये सेल को आरएनए प्राइमर क्यों बनाना पड़ता है, जो आपका रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है वो कौन से एंजाइम, वो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज करता है। ये डीएनए पॉलीमरेज सेल के अंदर 5 टाइप का होता है, लेकिन आपका जो मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम होता है वो होता है डीएनए पॉलीमरेज 3। इस एंजाइम की जो कैपेबिलिटी होती है वो क्या होती है कि ये एक डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स को इनिशिएट नहीं कर सकता, लेके प्रोसेस को इनिशिएट नहीं कर सकता, बट ये क्या कर सकता है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चेन के अंदर अपने राइबोन्यूक्लियोटाइड्स को क्या करता है, ऐड कर सकता है। तो इसलिए स्टार्टिंग में हमें एक फ्रेगमेंट की जरूरत होती है जो इस प्रोसेस को इनिशिएट कर दे। फिर ये जो आपका आरएनए प्राइमर होता है ये डीएनए के साथ में जाके बाइंड करता है, फिर ये डीएनए पॉलीमरेज इसके आगे अपने अपने डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाता है। इसीलिए सेल को पहले आपका आरएनए प्राइमर की फॉर्मेशन करनी होती है। कॉपी। फोर्थ पॉइंट क्या होता है आपका, बेस पेयरिंग। जब आपका अभी प्रोसेस स्टार्ट होगा, जब आपके पेरेंट स्टैंड के अंदर, टेम्पलेट स्टैंड के अंदर एडेनोसिन प्रेजेंट होगा तो उसके साथ पेयरिंग किसकी होगी, थायमिडिन। जो न्यू स्टैंड के अंदर थायमिडिन प्रेजेंट होगा उसके साथ इसकी पेयरिंग होगी। ऐसे ही अगर पेरेंट स्टैंड के अंदर ग्वानिन प्रेजेंट होगा तो न्यू स्टैंड के अंदर साइटोसिन होगा, तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। लाइक दिस आपकी बेस पेयरिंग होती है। फिफ्थ पॉइंट इज कन्वर्जन ऑफ डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। मतलब मैंने राइबोन्यूक्लियोटाइड के लिए यहाँ एग्जांपल में एडेनोसिन रखा है, अदरवाइज ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिडिन भी होती हैं, ठीक है। उसको कन्वर्ट करना अब आपको ट्राइफॉस्फेट को इनटू मोनोफॉस्फेट के अंदर। हमने स्टार्टिंग के प्रोसेस में पढ़ा था कि मोनोफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट किया था, उसको हमने एक्टिवेशन बोला था। लेकिन वहां पर क्या था कि वो एक्टिवेशन क्यों करना हुआ, क्योंकि हमारा जो एंजाइम है डीएनए पॉलीमरेज वो उसको ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में अपटेक करता है, लेकिन जब उसको स्टैंड के अंदर ऐड करवाना होता है तब वो ऐड करवाता है मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में। तो अगेन उन ट्राइफॉस्फेट को कन्वर्ट करना होता है आपको मोनोफॉस्फेट में। तो एडिनोसिन जैसे डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, इसमें जब वाटर का एडिशन होगा तब वहां पर क्या था कि मोनोफॉस्फेट को ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए हमने एटीपी यूज की थी। यहाँ पर क्या होगा, ट्राइफॉस्फेट को
उस स्टेप में मोनोफॉस्फेट को ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट कराया था। इसमें क्या होगा, ट्राइफॉस्फेट को मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट करवाने के लिए हमें वाटर की एडिशन की जरूरत होगी। हम ट्राइफॉस्फेट को अंदर वाटर का एडिशन करेंगे तो उससे क्या होगा, इसके अंदर जो हमने दो पायरोफॉस्फेट ऐड की थी वो पायरोफॉस्फेट आपकी रिमूव हो जाएंगी और क्या होगा, ये अगेन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट इनटू मोनोफॉस्फेट एंड एनर्जी रिलीज होगी। इस प्रोसेस को करवाने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, पायरोफॉस्फेटेज। वहां क्या था, फोस्फरलाइज, उसका मीन्स क्या था कि पायरोफॉस्फेट्स को ऐड करवाना। फोस्फेटेज, पायरोफॉस्फेटेज मतलब उन फॉस्फेट्स को रिमूव करवाना। ओके, अब आपका नेक्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्ट्रैंड डीएनए। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया कि जैसे कैसे कैसे मोनोफॉस्फेट को ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट करना है, कैसे कैसे आरएनए प्राइमर की फॉर्मेशन करनी है, ये सब प्रोसेस हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे कंप्लीट स्ट्रैंड को जोड़ के कैसे डीएनए पॉलीमरेज करता है। कौन से एंजाइम्स होगा यहाँ पर, डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 3। ये एंजाइम क्या करता है, यहाँ पर आके इसके साथ में कंबाइन कर जाएगा। जब ये इसके साथ में जुड़ता है यहाँ पर तो ये क्या करता है, स्टार्टिंग में हमने प्राइमर पढ़ा था, यहाँ पर आरएनए प्राइमर को ऐड करेगा। जो स्टैंड आपका जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है वो हमेशा 5 प्राइम डायरेक्शन टू 3 प्राइम डायरेक्शन में चलता है। तो ये देखो आपकी स्टैंड है 5 to 3 प्राइम, इसको बोलोगे आप टेम्पलेट स्टैंड। इसका सेकंड जो कॉम्प्लीमेंट्रिटी होगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा ना, तो आपका रेप्लिकेशन में प्राइमर यहाँ जुड़ेगा, प्राइमर का वन एंड इज नोन एज 5 प्राइम जो 3 प्राइम की डायरेक्शन में होगा, वहां से प्रोसेस ऐसे 3 प्राइम डायरेक्शन में चलेगा। जो ये एक स्ट्रैंड इसमें कंप्लीट बनती है उसको आप बोलते हो लीडिंग स्ट्रैंड। लेकिन जो सेकंड स्ट्रैंड होती है वो आपका क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज कंप्लीट नहीं बना पाता, फ्रेगमेंटेशन की फॉर्म में बनाता है, उस स्ट्रैंड को आप क्या बोलते हो, लैगिंग स्ट्रैंड। उसमें आपका 5 प्राइम टू 3 प्राइम ऐसे प्रोसेस वही 5 प्राइम टू 3 प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ मूवमेंट होगी। लेकिन इसमें जो फ्रेगमेंट्स जो बनेंगे ये बहुत छोटे छोटे टूट टूट के बनेंगे। इन फ्रेगमेंट्स को आप बोलते हो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। नोट डाउन इनटू योर कॉपी। जो आपका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये दो मेटल्स आयंस को क्या करता है, यूज करता है एज ए कोफैक्टर। वो कौन से होते हैं आयंस आपके, मैग्नीशियम आयन या फिर मैग्नीज। एक टाइम पे ये एक आयन को यूज करता है, या तो आइदर मैग्नीशियम करेगा अपने प्रोसेस करने के लिए, मैग्नीज करेगा। अब आपके जो ये फ्रेगमेंट बन गए थे, इन फ्रेगमेंट को हमने क्या बोला था, ओकाजाकी फ्रेगमेंट, और इस कंप्लीट स्ट्रैंड को लीडिंग स्ट्रैंड और इसको लैगिंग स्ट्रैंड कहा था। अब इसमें जो होगा स्टार्टिंग ये कंप्लीट तो अभी बनी नहीं है क्योंकि इसमें क्या प्राइमर प्रेजेंट है, प्राइमर आरएनए का पार्ट है, लेकिन हमें तो स्ट्रैंड कंप्लीट डीएनए की बनानी है। तो क्या होगा, इस इन प्राइमर्स को डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिमूव कर देगा। क्या करेगा, रिमूव करेगा और इनको कंप्लीट स्ट्रैंड की फॉर्मेशन यहाँ पर अपने पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करके ऐसे कंप्लीट बना देगा, अपने डीएनए की कंप्लीट स्ट्रैंड बना देगा। फिर क्या होगा कि ये वाले जो फ्रेगमेंट्स हैं ये आपस में क्या करेंगे, ज्वाइंट करेंगे। ये क्या करेंगे, ज्वाइंट करेंगे, तो इनके जो एंड्स होते हैं फ्री एंड आपस में क्या न्यू एंड की फॉर्मेशन जाएगी, वो एंजाइम होता है लाइगेज। लाइगेज एंजाइम इनको क्या करेगा, ज्वाइंट कर देगा और कंप्लीट ओकाजाकी फ्रेगमेंट की भी कंप्लीट स्ट्रैंड की फॉर्मेशन कर देगा। नोट डाउन इनटू योर नोटबुक। नेक्स्ट स्टेप आपका एडिटिंग एंड डीएनए रिपेयरिंग। जो आपका डीएनए बन गया है, ये पेरेंट डीएनए स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है। कौन सी ये, टेम्पलेट। टेम्पलेट से आपका क्या बन गया, नया बन गया डीएनए 5 प्राइम टू 3 प्राइम में, ये न्यू डीएनए बन गया। अब ये न्यू जो डीएनए आपका बना है, डीएनए की जो स्ट्रैंड बनी है, इसके बारे में हम श्योर तो नहीं है ना कि ये कंप्लीट एडिटिंग की जरूरत नहीं है इसको, मतलब ये परफेक्ट बनी है, इसके बेस पेयर के बीच में परफेक्ट मैच है। तो आपका डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, 2-3 आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करने के बाद वापस जाता है। जैसे यहाँ पर 2-3 आपके पॉलीन्यूक्लियोटाइड किए, फिर वापस आएगा, आगे जाता जाता फिर वापस आएगा बैक में और चेक करेगा कि मैंने जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड ऐड किए वो ठीक है या नहीं है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हो आप, प्रूफ रीडिंग। क्या बोलते हो, प्रूफ रीडिंग। फिर जब ये चेक करता है तो ये अगर इसको ये लगता है कि नहीं एडेनिन के साथ थायमिन लगाना था मुझे, लेकिन मैंने साइटोसिन लगा दिया, तो ये क्या करता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आपका उस साइटोसिन को रिमूव करके एडेनिन ऐड करता है। उसी को आप बोलते हो एडिटिंग। एडिटिंग एंड डीएनए रिपेयरिंग। ठीक है, तो मतलब करेक्ट चेक करना कि आपने जो बेस पेयर्स इसके साथ में मिलाए हैं वो ठीक है या नहीं है, भी आपकी जो स्ट्रैंड बनी है वो परफेक्टली इस टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्रिटी है इसके साथ या नहीं है, क्योंकि हमें परफेक्टली इसकी कॉपी चाहिए, अदरवाइज तो वेरिएशन और म्यूटेशंस के चांस बढ़ जाते हैं।
6 स्टेप है हेलिक्स फॉर्मेशन। अब क्या होगा, ये यहाँ से ये वाला स्ट्रैंड यहाँ से अलग हो जाएगी और सेकंड कहीं और से जो बनी है इसकी टेम्पलेट स्ट्रैंड से अलग वाले जो स्ट्रैंड को वहां से भी तो कॉपी हुआ था, ये दोनों फिर आके अपने आप में हेलिक्स की फॉर्मेशन कर देंगे। ये आपका कंप्लीट प्रोसेस था डीएनए रेप्लिकेशन का। थैंक यू सो मच।